असलियत तो ये है कि भाई जिस जहाज में आप जाते थे उसको एयरपोर्ट तो आपको देना होगा ना। बजट में वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो और ऑफ बजट नोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो। इन द यूएस एवरी फार्मर गेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट $62,000 a year to support the farmer, and you're not even willing to give our farmer minimum support price। वो तो ज्यादा नहीं मांगता आपसे। जो किसान है उनको अपनी जमीन बेचनी पड़े, वो जाएंगे कहां? जाएं कहां? समझेगा कौन यहां? ये जो आप पोर्ट्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये पोर्ट्स किसको जा रहे हैं? हाउ डज दिस गवर्नमेंट जस्टिफाई व्हाट इट हैज डन? सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये आंकड़े हैं कोविड से पहले, तो कोविड के बाद हिंदुस्तान की जनता की क्या हालत होगी? क्या वो कभी आत्मनिर्भर बन सकता है? That for the last 5 years you have mismanaged this economy। हाँ, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया, और बजट में शुरुआत में ही मंत्री जी ने भारत की आत्मनिर्भरता की बात की। कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा, कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो ये नहीं चाहता हो कि भारत आत्मनिर्भर हो। हम सभी चाहते हैं, ये हमारा सपना है। लेकिन जो हालात हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति है, उससे कई सवाल उठते हैं कि वाकई में हम उस दिशा में जा रहे हैं? क्या इस देश का किसान आत्मनिर्भर है? ये सवाल उठता है। क्या हमारे दलित भाई आत्मनिर्भर हैं? क्या अल्पसंख्यक भाई और बहन आत्मनिर्भर हैं? क्या हमारा एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर है? क्या छोटे छोटे उद्योग व्यापारी आत्मनिर्भर हैं? इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था और उन्होंने कहा कि 86% किसान हिंदुस्तान के, उनकी जो होल्डिंग है, जमीन है, वो 5 एकड़ से कम है। 86%। तो क्या वो आत्मनिर्भर हैं? इसीलिए क्या किसान दिल्ली के बॉर्डर पे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है क्योंकि वो आत्मनिर्भर है? ये सवाल का आपको जवाब देना होगा। भाषण तो हो सकता है, वर्ड स्मिथ भी हो सकते हैं, लेकिन जमीनी असलियत हिंदुस्तान की क्या है, यह आपको समझना होगा। एक गरीब आदमी सोचता होगा कि मेरी छोटा सा घर है, छोटी सी दुनिया, मुझे तो उड़ना सिखा दे, नामुमकिन को मुमकिन बना दे। वो ऐसी उड़ान चाहता है कि वो आत्मनिर्भर हो। तो पहली बात तो ये, और कुछ मैं आंकड़े आपको बताऊंगा जिससे साफ जाहिर होगा कि ये एक खोखलापन है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट, एनडीए 6%, पुरानी बात कर रहा हूं, यूपीए 1 25%, यूपीए 2 3%, बीजेपी 1%, 2%. Credit of bank loans, real growth per year, NDA 13%, UPA 1 20%, UPA 2 6%, BJP 4%. Exports, NDA 16%, UPA 1 24%, UPA 2 18%, BJP 3%. Imports, average growth rate, NDA 15%, UPA 1 31%, UPA 2 16%, BJP
4%. Sales of corporate sector, real growth. NDA 11%, UPA 1 17%, UPA 2 7%, BJP 3%. Corporate profits, NDA 0.7%, UPA 1 2.7%, UPA 2 2.1%, BJP 1.4%. तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये आंकड़े हैं कोविड से पहले, तो कोविड के बाद हिंदुस्तान की जनता की क्या हालत होगी? क्या वो कभी आत्मनिर्भर बन सकता है? This only shows that for the last 5 years you have mismanaged this economy. It only shows that in fact in every budget the twin objectives are growth and equity. Growth and equity. Some people prefer growth, others prefer growth plus equity. And I will demonstrate to you how in this budget you have only preferred growth. You have forgotten about the people of India. Now, let me give you another scenario as to what has happened during the pandemic and what is the state of the economy during the pandemic in 2021. Production of coal, minus 15%. Production of cement, minus 38%. Consumption of steel, minus 56%. Total telephone subscribers, minus 2%. Commercial vehicle sales, minus 84%. Cargo handled at major seaports, minus 19.8%. Cargo handled at airports, minus 57.2%. And these are figures from the Ministry of Statistics and Program Implementation. These are not our figures. Passengers handled at airports, minus 94.1%. Railways net ton kilometers, minus 26.7%. This is Atmanirbharta for you. How does this government justify what it has done? ये जो आप पोर्ट्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये पोर्ट्स किसको जा रहे हैं? ये एयरपोर्ट्स किसको जा रहे हैं? जे हमारी देश की संपत्ति कहां जा रही है? कौन ले रहा है? कौन खरीद रहा है? और आप उसका साथ दे रहे हैं। असलियत तो ये है, मैडम मिनिस्टर, कि there are 4 or 5 big boys in this country who own almost all assets in this country. And one very big boy is everywhere. No, I'll not name anybody. He's everywhere. Ports, airports, city gas distribution centers, railways, everywhere. I mean, I see his footprint everywhere. असलियत तो ये है कि भाई जिस जहाज में आप जाते थे उसको एयरपोर्ट तो आपको देना होगा ना, वो तो जरूरी है ना। 6-7 एयरपोर्ट प्राइवेट उनको दे दिए। नीति आयोग ने विरोध किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने विरोध किया, उसको ओवररूल कर दिया। Unlike America, here 40 to 60% of our population is involved in agriculture. और उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि कहीं और वो रोजगार कर ले। कोई विकल्प नहीं है। और अगर वो 86% जो किसान हैं उनको अपनी जमीन बेचनी पड़े, वो जाएंगे कहां? जाएं तो जाएं कहां? समझेगा कौन यहां? कहां जाएंगे? क्या रोजगार देंगे आप उनको? और यही हालात यूरोप में है। और इसका नतीजा यह है, आप तो देखिए, किसान को $11 बिलियन की सब्सिडी देते हैं, उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्लूडेड नहीं है, बस $11 बिलियन की आप सब्सिडी देते हैं। चाइना में फार्मर को $185.9 बिलियन की सब्सिडी मिलती है। EU में $101.3 बिलियन की, USA में
$48.9 billion. And let me tell you another figure. In the US, every farmer gets from the government $62,000 a year to support the farmer. And you're not even willing to give our farmer minimum support price. वो तो ज्यादा नहीं मांगता. आपके उद्योगपति तो हमेशा ज्यादा मांगते हैं, कहते हैं हमारे टैक्स में राहत करो, एग्जेम्पशन कर दो, हमें टैक्स रेट कम कर दो, ये सब कहते हैं ना उद्योगपति, आप उनको दे देते हो. लेकिन किसान जब एमएसपी मांगता है उसको देने को तैयार नहीं. वो तो मिनिमम है. आप किसान को तो, आप उद्योगपति तो मैक्सिमम देते हो, वो तो बेचारा मिनिमम मांग रहा है. ये जो दो चार लोगों की मैं जो बात कर रहा हूं ना, एक ऐसी कंपनी है जिसके पास लगभग सब कुछ है. पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सब कुछ है. तो और देखिए, स्टील सेक्टर में 2-3 प्लेयर हैं, पावर सेक्टर में 2-3 प्लेयर हैं, एक प्लेयर सब सेक्टर में है. तो ये कैसे काम चलेगा? दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म. और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आपने ये बात कही है कि हम पुराने बजट्स में वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे. ये आपने कही, आपके प्रधानमंत्री जी ने कही. और इस बजट में आपने क्या किया? आपने असम में, ये सब जो राज्य सरकारें हैं, यहाँ चुनाव आने वाले हैं, असम में 34,000 करोड़. प्लीज I'm just concluding in a minute. वेस्ट बंगाल में, ये बात तो करने दो. वेस्ट बंगाल में 675. One minute. असम, वेस्ट बंगाल में 675 किलोमीटर्स बना रहे हैं आप. केरला में 1100 किलोमीटर्स नेशनल हाईवे. तमिलनाडु में 3500. और आप कहते हैं आप वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते. आप बजट में वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो और ऑफ बजट नोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो. थैंक यू मिस्टर सिवाल. आई एम कॉलिंग द अदर स्पीकर. थैंक यू वेरी मच.